हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का पूरा सिलेबस। और अब जो वीडियोस हैं थोड़े लंबे लंबे वीडियोस आने वाले हैं। आपका सिलेबस मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगा, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो थोड़े से छोटे हैं और आपका सिलेबस जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर कहीं बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, साथ ही अगर आपको ये पीपीटी अच्छी लगती है और पीपीटी आपको चाहिए, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल एग्जाम भी है बाद में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर अब पीपीटी मैं वैसे डाल देता हूँ, और आपको स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी चाहिए तो मैं वहाँ पर वो भी दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट, इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये सिलेबस का ही पार्ट है आपके। सिक्स पार्ट का एनर्जी डिटरमिनेशन ऑफ डिज़ाइन, इमेजिबिलिटी ऑफ द सिटी। ठीक है। डिज़ाइन ह्यूमन हैबिटेट, डिजाइनिंग ए ह्यूमन हैबिटेट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फिजिकल एनवायरनमेंट पीपल कैन लिव, वर्क एंड थ्राइव। दिस रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल होम्स टू एंटायर सिटीज। द डिजाइन शुड बी टेक इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स, फंक्शनलिटी, एस्थेटिकली, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग ऑफ द ऑक्यूपेंट्स। तो जिस प्रकार से जो अपना फॉरेस्ट होता है, जंगल जो होता है ना, फॉरेस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं कि वो जानवरों के लिए एक हैबिटेट है, एक जगह है जहाँ पर नदी होती है, वहाँ पर वो पानी पीने आते हैं। रात को अक्सर पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, अलग अलग टाइप के जीव जंतु होते हैं, जिससे उनकी भोजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। वैसे ही हमें डेवलप करना है ह्यूमन हैबिटेट, जहाँ पर लोग रह पाएँ, एक जगह हो जहाँ पर लोग रह पाएँ, अच्छा वहाँ पर काम कर पाएँ, दिखने में वो जगह अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए, है ना। तो इस टाइप का हमें चीज़ें डेवलप करनी है। अब ह्यूमन हैबिटेट या जो भी हम लोकेशन बसाते हैं एज ए टाउन प्लानर, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है उसके बारे में पढ़ते हैं। साइट सिलेक्शन एनालिसिस, इवैल्यूएट पोटेंशियल लोकेशन फॉर हैबिटेट, कंसीडर्स फैक्टर लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोक्सिमिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज। अब हर जगह पर घर नहीं बनाए, जैसे आप हिमालय में जाओगे, पहाड़ों पर जाओगे, बहुत ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर घर बनाना जो है फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम जो हमारे फ्लैट एरिया हैं टोपोग्राफिकली, जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा रहता है, उस जगह पर अगर हम घर बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। कंडक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोइल टेस्ट टू इंश्योर द साइट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। जब आप साइट सेलेक्ट कर लें तो उसके लिए हमें वहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होगा, सोइल के अलग अलग टेस्ट कराने पड़ेंगे ताकि हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा सकें। उसके बाद होती है फंक्शनल प्लानिंग, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ हैबिटेट। अब जो जगह आप बना रहे हैं, जो जगह आप डेवलप कर रहे हैं, उसका पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए कि वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वहाँ पर आप इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं, वहाँ पर आप रिक्रिएशन करना चाहते हैं, या घूमने फिरने की जगह बनाते हैं, तो उसकी फंक्शनल प्लानिंग होती है। क्रिएट ए फंक्शनल लेआउट इंक्लूडिंग द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग, रोड, यूटिलिटी एंड ओपन स्पेसेस। तो आपको एक फंक्शनल लेआउट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप उसके अंदर सड़क भी बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक सड़क जाएगी, यहाँ लोग रहेंगे, इसमें ये यूटिलिटीज़ है, पब्लिक यूटिलिटीज़ है, यहाँ पर गार्डन आएगा, ओपन स्पेस आएगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन, डिजाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर विद इन दी हैबिटेट इंक्लूडिंग होम्स, ऑफिस, पब्लिक बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर हैं उस हैबिटेट के अंदर घर भी बनाने पड़ेंगे, होम बनाने पड़ेंगे, ऑफिस बनाने पड़ेंगे, पब्लिक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। कंसिडर द आर्किटेक्चरल स्टाइल, मटेरियल एंड एस्थेटिक्स दैट फिट द ओवरऑल विजन ऑफ द हैबिटेट। तो हमें इस टाइप का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक ओवरऑल विजन को वहाँ पर मतलब कंप्लीट कर पाए। जैसे आपके एरिया में मान लीजिए कोटा स्टोन ज़्यादा होता है, या आपके एरिया में मार्बल ज़्यादा होता है, तो अपन उस पत्थर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लोकेलिटी में सस्ता पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है, हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं एक ह्यूमन वातावरण, ह्यूमन हैबिटेट, तो हमें वो जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और वहाँ पर एनवायरमेंटल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। इम्प्लीमेंट इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन प्रिंसिपल, जो भी इको फ्रेंडली हैं, जो एनवायरमेंटल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उनका इफेक्ट एनवायरमेंट पे कम आता है। और एनर्जी एफिशिएंसी जहां से हमें ज़्यादा मिलती है, आपने पढ़े होंगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है आपका सनपाथ डायग्राम होता है, विंडरोज डायग्राम होता है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जिससे एनर्जी हम एफिशिएंट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइंस। तो हमें हमारे घरों के अंदर जो भी हम हैबिटेट डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम मस्ट ट्राई करें कि वहाँ पर सोलर पैनल लगाएं, जिससे बिजली की बचत भी हो, बिजली का जनरेशन भी हो, और हमारा बिल भी कम आए। प्लान फॉर इफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। तो हमें साथ ही साथ प्लान करना है इफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, यूज ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड डिजाइन विद नेचुरल वेंटिलेशन एंड डे लाइट इन माइंड। तो दोस्तों, ये से आर्किटेक्चरल डिजाइन इस टाइप के आपको जब आपका मेन एग्जाम होगा वहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा एलोबरेट करके लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, डेवलप कंप्रीहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान इंक्लूड वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको अभी तक तो पता पड़ ही गया होगा कि सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें मेनली जो चाहिए वो चाहिए वाटर सप्लाई सिस्टम वहाँ का, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज का सिस्टम,
सीवेज कैसा है, सीवेज कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स जो इलेक्ट्रिकल जो पोल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स क्या क्या हैं। इंश्योर द यूटिलिटीज़ आर इफिशिएंट, रिलायबल एंड ईजिली एसेसिबल टू ऑल रेजिडेंट्स। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी यूटिलिटीज़ है वो इफिशिएंट होनी चाहिए, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल होनी चाहिए, और सभी जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। Transportation, design a transportation system that accommodates the both pedestrian vehicles, promote public transportation, prioritizing walking and cycling path, considers the integration of autonomous and electric vehicles। तो हमें इस टाइप का पाथ बनाना जहाँ पर पैदल चलने वाले, मतलब उनके जो रोड आप बना रहे हो तो साइड में आप फुटपाथ भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, साथ ही साथ उस साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें, ताकि हमारे जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। कंसिडर द इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो ऑटोनोमस चलते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं उनके द्वारा, उनका एक इंटीग्रेशन, मतलब सब टाइप के व्हीकल आपकी सड़कों पर चलने चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर सच एज वेल लिट स्ट्रीट्स, सिक्योरिटी कैमरास, इमरजेंसी सर्विस। तो जो भी आपकी सड़कें हैं वहाँ पर आपके प्रॉपर सिक्योरिटीज़ कैमरा अवेलेबल होना चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज जो है फायर ब्रिगेड इस टाइप की इजीली कॉन्टेक्टेबल सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। प्लान फॉर फायर सेफ्टी, डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड एवैक्यूएशन रूट्स। तो हमें अगर इन केस ऑफ कोई भूकंप आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो इस टाइप के लिए हमें एक डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, और टाइम टाइम पर हमें इवैक्यूएशन रूट्स, उनकी सेफ्टी ड्रिल्स, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। पब्लिक स्पेसेस एंड एमिनिटीज़, क्रिएट पार्क्स, रिक्रिएशनल एरिया एंड कम्युनिटी सेंटर्स फॉर फोस्टर सोशल इंटरेक्शन। हमें कम्युनिटी हर एक एरिया में, हर एक रेजिडेंशियल एरिया में वहाँ पर हमें पार्क डेवलप करने पड़ेंगे, ऐसी जगह डेवलप करनी पड़ेगी जहाँ पर लोग आएँ, आपस में इंटरेक्ट करें, इंक्लूडिंग अम्यूनिटीज़ लाइक स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड शॉपिंग सेंटर। साथ ही साथ हमें जो स्कूल्स हैं, जो हेल्थ केयर के लिए के बोल सकते हैं आपके अस्पताल हैं, शॉपिंग सेंटर है, उनको भी हमें हमारे ह्यूमन हैबिटेट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ह्यूमन हैबिटेट का मतलब एक वातावरण क्रिएट करने जहाँ पर लोग रह सकते हैं। एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, इंश्योर दैट हैबिटेट इज एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग रैम्प्स, एलिवेटर एंड अदर अकोमोडेशन। अब मान लीजिए कोई चल नहीं सकता है, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि हर जगह पर आप सीढ़ियों ही बनाएं, आपको एक रूट जो है वो रैंप, जैसे अस्पतालों में आपने देखा होगा कि एक रैंप भी अवेलेबल होता है जनरली अस्पतालों के अंदर। तो उस रैंप का क्या पर्पस होता है, क्योंकि एक्सीडेंट के केस आएंगे, पाँव से चल नहीं पाएंगे, तो हर जना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता, उसको चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब अस्पतालों में कंपलसरी कर दिया है कि वहाँ पर एक रैंप जरूर होगा और एलिवेटर भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। प्रमोट इनकल्सिटिव इन डिज़ाइन कंसिडरिंग नीड्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन, जो भी डाइवर्स पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर देखिए रिच भी रहेंगे, ठीक है, मिडिल क्लास भी, MIG मिडिल इनकम ग्रुप भी रहेंगे, लो इनकम ग्रुप भी रहेंगे, और झुग्गी झोपड़ी वाले स्लम्स वाले लोग भी रहेंगे। तो हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें एक डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है चीज़ें। कल्चरल एंड सोशल कंसिडरेशन, डिज़ाइन स्पेसेस दैट रिस्पेक्ट द लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल स्पेसेस, है ना। तो हमें इस टाइप से इंक्लूड करना है कि जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी बोल सकते हैं कल्चरल जो हेरिटेज है, उसको संजो के रखना है, उसे बचा के रखना है। जोनिंग एंड लैंड रेगुलेशन, कंप्लाई लोकल जोनिंग लॉज एंड रेगुलेशन, सी कम्युनिटी इनपुट एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर इन प्लानिंग प्रोसेस। तो अब जोनिंग के बारे में अपन पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। जोनिंग के बारे में आपको पता ही है कि हम लोग जो है प्रॉपर जोनिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, जोनिंग मतलब आपको रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन और इस टाइप के इंडस्ट्रियल जोन में आपको अपने डिवाइड करना है, और वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं कि इससे ज़्यादा हम कंस्ट्रक्शन वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग एंड मेंटेन, डेवलप ए प्लान फॉर ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू कीप द हैबिटेट इन गुड कंडीशन। तो हम एक ऑनगोइंग मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं जो भी हमारा हैबिटेट है उसे गुड कंडीशन में रखने के लिए। इंप्लीमेंट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग द डिज़ाइन बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इवॉल्विंग नीड्स। तो हमें लोगों से टाइम टाइम पर फीडबैक लेना पड़ेगा, जो भी इवॉल्विंग नीड्स है, जो ज़रूरत है उसका ध्यान में रखते हुए हम उसको प्रॉपर मॉनिटर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे हमारा जो भी सिस्टम हमने डेवलप किया है। दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आता है तो मुझे मोटिवेशन थोड़ा कम मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन, इनेबल द हैबिटेट टू अडॉप्ट इवॉल्विंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज,
है ना। हमें जो ऑब्वियस सी बात है, आज की तारीख में हम जैसे एआई का जो आजकल टूल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, भले ही वो कैसी भी टेक्नोलॉजी हो, है ना। ठीक है, तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम हमारे इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कम्युनिटी का एंगेजमेंट, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस में, उन लोगों की जो नीड्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनका ध्यान रखते हुए हमें उस चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, एनर्जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट इन प्लानिंग। क्या क्या सोशल चीज़ें होनी चाहिए, क्या कल्चरल चीज़ें होनी चाहिए, क्या इकोलॉजिकल चीज़ें, क्या एनर्जी डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए, जो भी हमारा ह्यूमन हैबिटेट है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। द डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट इन अर्बन रीजनल प्लानिंग शुड टेक इनटू अकाउंट ए वैरायटी ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, एनर्जी डिटर्मिनेंट्स टू क्रिएट सस्टेनेबल, लिवेबल, हार्मोनियस एनवायरनमेंट। देखिए दोस्तों, जब आपका मेन एग्जाम होगा तो वहाँ पर ये जो लाइन है, सस्टेनेबल, लिवेबल, हार्मोनियस एनवायरनमेंट्स, तो इस टाइप की ये जो लाइन है, ये लाइन आपको बहुत जगह मतलब लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ जो बेसिक लाइनें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, ताकि आप बार बार उस जगह पर हम जो, जब हमारा मेन एग्जाम होगा तो हम वहाँ पर इन टाइप की लाइंस को जो है लिख सकते हैं। वो जनरल लाइंस है जिसके लिए हमें काम करना है। कुछ की कैटेगरीज है। सोशल डिटर्मिनेंट्स की बात करें, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, अंडरस्टैंड द एज, इनकम, फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन टू डिजाइन हाउसिंग एंड अम्यूनिटीज दैट कैटर द नीड्स। तो वो जो लोकेशन है, जो एरिया है, वहाँ पर लोगों की एवरेज एज क्या है, मान लीजिए एवरेज जो है 48 है, कहीं पॉपुलेशन 67 एवरेज एज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन करना है। फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है कि जहाँ मान लीजिए जॉब वाली सिटी जो होती है, जैसे बेंगलोर वगैरह है, तो वहाँ पर जनरली जो होती है वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, मतलब, है ना, न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिंगल पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। बाकी जो गांव का एरिया होता है, जो विलेज एरिया होता है, वहाँ पर जो है घर में चाचा, ताऊ, मामा, काका सब लोग रहते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी इन प्लानिंग प्रोसेस टू इंश्योर दैट देयर पर्सपेक्टिव एंड नीड्स आर कंसिडर्ड। कम्युनिटी का एंगेजमेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो नीड्स हैं, उनको भी, उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको भी कंसिडर किया जाए। सोशल इंक्लूजन, प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हैबिटेट डिजाइन, इंश्योरिंग दैट अकोमोडेट्स ऑल पीपल, ऑल बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़। तो मैंने आपको बताया, हर टाइप के पीपल्स को हमें अकोमोडेट करना है सोशली, भले ही वो रिच हो या हाई इनकम ग्रुप जिसे अपन बोलते हैं अपनी टाउन प्लानिंग की भाषा में HIG हो, मिडिल इनकम ग्रुप MIG हो, या LIG लो इनकम ग्रुप हो, या स्लम्स में रहते हो, हर टाइप के लोगों को हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए टाउन प्लानर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू क्राइम प्रिवेंशन, इमरजेंसी सर्विसेज एंड पब्लिक सेफ्टी। तो हमें कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज भी बनाने पड़ेंगे सोशली, क्योंकि हमें क्राइम को भी रोकना है, इमरजेंसी सर्विसेज, पब्लिक सेफ्टी। तो हर एक के लिए हमें हमारी सिटी के अंदर जो है लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पुलिस थानों के लिए भी लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसके पब्लिक सेफ्टी के लिए कैमरास लगवाने पड़ेंगे। इस टाइप की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कल्चरल डिटरमिनेंट्स क्या क्या हैं। कल्चरल हेरिटेज, रेस्पेक्ट द प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एरिया इनकॉर्पोरेटिंग एन एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्ट द लोकल कल्चर इन आर्किटेक्चर, पब्लिक आर्ट एंड अर्बन डिजाइन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी जो मेजरली जो है कल्चरली हम चीज़ों को डेवलप करने का बहुत ज़्यादा, जैसे राजस्थान में हम जैसलमेर जाते हैं, ठीक है, जैसलमेर में क्या है कि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का खाना अलग है, वो कल्चर को संजो के रखते हैं। उदयपुर आप जाते हैं राजस्थान में, तो वहाँ का कल्चर अलग है। आप इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। तो हमें जो हमारी सिटी के अंदर डेवलपमेंट करना है, हमें उस कल्चर को हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें उसको ध्यान में रखें, क्योंकि वो एक तरह से इनकम का सोर्स होता है आपकी सिटी के अंदर, ताकि आपकी सिटी को जो है पैसा जनरेट हो सके। कल्चरल एमिनिटीज, प्लानिंग फॉर कल्चरल एमिनिटीज सच एज म्यूजियम, थिएटर एंड कम्युनिटी सेंटर्स दैट कैन प्रमोट कल्चरल एंड एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। तो हम हमारी सिटी के अंदर कम्युनिटी सेंटर्स भी बनाएंगे, म्यूजियम्स भी बनाएंगे, कुछ ऐसे हवेली, उनको भी मेंटेनेंस करवाएंगे, जिससे कि कल्चरल एमिनिटीज़ को हम ध्यान में रखकर उसको बढ़ावा दे सकते हैं। पब्लिक स्पेसेस, क्रिएट पब्लिक स्पेस दैट अकोमोडेट कल्चरल एंड सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स। तो हमें पब्लिक स्पेसेस अकोमोडेट करने पड़ेंगे जो सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट एनहेंस द लोकल इकोसिस्टम बाय प्रिजर्विंग ग्रीन स्पेस, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स। आपकी सिटी के अंदर जो जो भी पेड़ पौधे, आजकल तो नियम आ गया है कि आप अगर पेड़ बिना इजाज़त के काट देते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। तो इनकेस जो जो भी आपके जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, जो नेचुरल हैबिटेट्स है, जो लेक है, वहाँ पर लेक्स अवेलेबल हैं, जो ग्रीन बेल्ट आपकी सिटी के साइड में जो ग्रीन बेल्ट है, बाहरी साइड जो जंगल है, उसको प्रिजर्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल लैंड यूज, प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ग्रीन बिल्डिंग
बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल। तो हमें इस टाइप की बिल्डिंग्स को प्रमोट करना है जहां पर खुद का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो, जिससे जनरली जो हम यूज़ करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, सोलर पैनल वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए और इफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल्स। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है सस्टेनेबल लैंड यूज़ की। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अर्बन एग्रीकल्चर, कंसिडर इंटीग्रेटिंग अर्बन एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी गार्डन टू एनहेंस लोकल फूड प्रोडक्शन, रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एसोसिएटेड विद फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें अर्बन एग्रीकल्चर का ध्यान रखना है जिससे हम लोकल फूड प्रोडक्शन के थ्रू, कार्बन फुटप्रिंट के थ्रू हम वो काम कर सकें कि कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन को हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचा सकते हैं, लोकल फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर के थ्रू। एनर्जी ट्रीटमेंट्स की बात करता हूँ। एनर्जी एफिशिएंसी, डिजाइन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग इंसुलेशन, इफेक्टिव हीटिंग, कूलिंग सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग। तो हमें क्या बोलते हैं कि इंसुलेशन होना चाहिए कि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है लेकिन अंदर की साइड जो है उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं फील होना चाहिए। एफिशिएंट हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, आप जो है सोलर वाटर हीटर लगा सकते हो, सोलर कूलर लगा सकते हो, है ना। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का आप यूज़ कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने बताया कि सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस को हम हमारे घर जो भी हैबिटेट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम, एक्सप्लोर द पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रिक्ट एनर्जी सिस्टम दैट कैन सप्लाई हीटिंग एंड कूलिंग टू मल्टीपल बिल्डिंग, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग इमिशन। तो हम मतलब डिस्ट्रिक्ट को इसके लिए सेंट्रलाइज्ड वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि एक पूरे एरिया में आप एक ने सेंट्रलाइज्ड आपने बड़ा हीटर लगवा दिया या बड़ा कूलर लगवा दिया, वाटर कूलर, है ना। तो एनर्जी की एफिशिएंसी भी होगी, वहीं से सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएगी। स्मार्ट ग्रिड्स, इंप्लीमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज टू ऑप्टिमाइज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन विद इन द हैबिटेट। हमें स्मार्ट ग्रिड्स का प्लान करना है ताकि हम जो कंजप्शन है वो उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज़ करते हुए। स्मार्ट ग्रिड से आप बोल सकते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उनसे पहले बिजली जो है वहाँ पहुँच जाए और बिजली आपके थ्रू वापस आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इमेजिबिलिटी ऑफ सिटी। दोस्तों आप अभी तक मेरा यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैं पीपीटी आपको दे पाऊँ। और ये जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाद में आपको लिखना भी पड़ेगा इन सब टॉपिक्स के बारे में क्योंकि आपका मेन एग्जाम भी हो सकता है ना, ठीक है। Imageability in the context of city planning refers the quality of city or urban environment that makes it easy to visualize, remember and navigate। तो इमेजिबिलिटी का मतलब आप देख सकते हैं कि वो अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छा, लुक अच्छा, विजुलाइज अच्छा हो, रिमेंबर हो, सड़कें सीधी की सीधी हो, ऐसा नहीं कि आड़ी टेढ़ी सड़कें कहीं भी मिल रही कहीं भी हो रहा है तो आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। इट ऑफन एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ विजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेस, मतलब उस प्लेस की कैसा विजुअल दिखता है। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इमेजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, केविन लिंच ने। किसने दिया था, केविन लिंच में। दोस्तों आपको ये नोट करना पड़ेगा, केविन लिंच ने दिया था। एन अर्बन प्लानर एंड ऑथर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिबिलिटी इन इन्फ्लुएंशियल बुक द इमेज ऑफ द सिटी इन विच दे डिस्कस्ड हाउ पीपल perceive the mentally map their urban environments। Imageability is a critical consideration in city planning because it can significantly impact a city's functionality, identity and livability। अब जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है सबसे जो प्लांट सिटी है जो है चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ का नाम लिया जाता है बहुत ज़्यादा कि प्लांट सिटी है। वहाँ जब भी आप जाओगे, मैं एक बार विजिट किया था चंडीगढ़ सिटी, तो वहाँ पर रोड जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने बांटे हुए हैं। 47 सेक्टर हैं यहाँ, अभी शायद 53 सेक्टर हो गए हैं वहाँ पर, है ना। इस टाइप से उन्होंने पूरे सीधे सीधे रोड है, यहाँ पर एक नोड है ना, फिर यहाँ एक नोड है, यहाँ नोड है, आप बिल्कुल क्रॉस टू क्रॉस आप सीधे सीधे रोडों पर जा सकते हैं। गांधीनगर भी थोड़ा सा इसी हिसाब से डिज़ाइन है ना, गांधीनगर भी हमारी प्लांट सिटी है। तो हमें इस टाइप से उसकी फंक्शनलिटी, लिवेबिलिटी चलती रहे, इसे प्लानिंग करना है। इमेजिबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी रेफर्स टू हाउ इजीली पीपल कैन अंडरस्टैंड, मेक सेंस ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट। दिस इन्वॉल्व्स क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज लेआउट, इंट्यूटिव वे फाइंडिंग सिस्टम एंड रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क। लेजिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर हेल्पिंग रेजिडेंट एंड विजिटर टू नेविगेट दी सिटी। अब आपके सिटी में जैसे है ना, हम लोगों की सिटीज़ में हर जगह में कुछ दुकानें फेमस होती है, कोई चौराहे फेमस होते हैं, तो वो लेआउट जो है वो एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप उसको जो अर्बन एनवायरनमेंट है उसको कितना इजीली समझ पाते हैं। अब आपसे कोई बोले कि आप सीधे जाना, वहाँ पर एक लैंडमार्क आएगा, एक पब्लिक फलाना अपार्टमेंट, मान लीजिए कोई भी अपार्टमेंट XYZ अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो वहाँ पर आपकी इमेज होनी चाहिए, हाँ लेफ्ट दिख रहा है तो वो लेफ्ट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गली से किधर भी जा रहा है ना। तो इस टाइप से हमें कुछ लैंडमार्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे।
Landmark, iconic landmark and notable feature within the city contribute its imageability. These landmarks serve as reference point and help people create mental maps of the city. Well designed unique landmarks can enhance the city identify and character. तो हम बोलते हैं कि आप जैसे एक मान लीजिए कोई सा सर्कल है आपके यहाँ पर, चेटक सर्कल से आपको 2 किलोमीटर दूर जाना है, या कोई पर्टिकुलर बोल सकते हैं कोई पुरानी हवेली है कि महाराज जी की हवेली से आप राइट में देखेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, लेफ्ट में देखेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी। इस टाइप से लैंडमार्क्स जो हैं सिटी के कैरेक्टरिस्टिक में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। Path and edges, the city streets, path and edges, waterfronts, park boundaries should be designed with attention to aesthetic safety and ease of use. Distinctive path and edges can enhance imageability of different areas within the city. तो जो सिटी के अंदर स्ट्रीट्स हैं, जो पाथ्स हैं, जो एजेस हैं, जो वाटर फ्रंट्स हैं, पार्क हैं, बाउंड्रीज हैं, वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कि उनका जो एस्थेटिक व्यू है वो ख़राब ना हो, वो अच्छे से दिखे। एंड डिस्ट्रिक्टिव पाथ एंड एजेस कैन इनहेंस द इमेजिबिलिटी डिफरेंट एरियाज विद इन द सिटी। तो वो एक इमेजिबिलिटी, अगर अच्छे पाथ हैं, डिस्ट्रिक्टिव पाथ है, अलग अलग रोड हैं, रास्ते हैं, एजेस हैं, तो वो इमेजिबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, अच्छा दिखने में मदद कर सकते हैं। नोड्स आर फोकल पॉइंट विद इन द सिटी वेयर डिफरेंट पाथ इंटरसेक्ट दीज। जैसे चौराहे नहीं होते क्या, उसको जनरली इन्होंने सिटी प्लानिंग की टर्म में जो है नोड दे दिया कि इस जगह पे से कोई सर्कल है, मान लीजिए दिल्ली गेट है, कोई दिया पोल है ना, ये साउथ पोल है, इस टाइप के जो सर्कल हैं वो चौराहे, तो वो क्या करते हैं कि एक तरह से फोकल पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमें कि हाँ उस चौराहे पे चले जाइए आप। दीज एरियाज आर ऑफन हब्स ऑफ एक्टिविटी एंड सर्व एज सेंटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक लाइफ। तो एक चौराहे के आसपास कोई बहुत ज़्यादा बस स्टैंड होगा, एक चौराहे के आसपास कोई जो है रेलवे स्टेशन होगा, एक चौराहे के आसपास कोई पर्टिकुलर मॉल होगा, एक चौराहे के आसपास कोई क्योंकि वहीं पर सिटी बस भी आएगी तो वहीं रुकेगी और वहीं के वहीं वो पास के पास ही चीज़ें चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट विद इन अ सिटी शुड हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कैरेक्टर। वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट शुड बी विजुअली डिस्टिंग्विशियल क्रिएटिंग सेंस ऑफ प्लेस एंड कम्युनिटी। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू जोनिंग रेगुलेशन एंड आर्किटेक्चरल पब्लिक स्पेस। अब डिस्ट्रिक्ट का मतलब वैसे जनरली हम जिला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात किया है कि आपने आपके जो एरिया है उसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया कि ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये रेजिडेंशियल है, ये एग्रीकल्चर जोन है, ये आपका कमर्शियल जोन है, ये ग्रीन जोन है। तो इस टाइप से आप हमारे तो उसकी बाउंड्रीज और कम्युनिटी में एक सेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि हाँ हम अब ग्रीन जोन में आ गए, वहाँ पेड़ पौधे दिखने लग जाएं। ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिटी सच एज पार्क टू नेबरहुड और कमर्शियल टू रेजिडेंशियल एरिया essential for pleasant and legible urban experience. These transition should be well designed and visually coherent. तो जब आप सिटी में रोड से जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साइड में बहुत अच्छी अच्छी एक ही एरिया की एक ही टाइप की जो बिल्डिंग्स आपको वहाँ देखने को मिल रही है ना, तो उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। तो वो ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लोगों को रहने के लिए तो यहाँ बोल दिया और गार्डन आपने एक पहाड़ी के ऊपर बना दिया तो लोग पहाड़ी पर तो घूमने जाने रहे, आप थोड़ा सा दूरी पर एक ताकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पर वो कनेक्ट हो जाए उस गार्डन से, उस एरिया से, उस पार्क से। तो वो ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ होना चाहिए, है ना। एक जगह से दूसरी जगह में अगर हम चेंज हो रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में भी हम चेंज हो रहे हैं तो एकदम से कि बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं आ जाए, धीरे धीरे कुछ मकान, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ मकान, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड या कुछ मकान, कुछ ग्रीन बेल्ट, धीरे धीरे आप उसमें कन्वर्ट होने चाहिए। ट्रांजिशन जो है स्मूथ होना चाहिए। Consistency and coherence. Visual consistency in design elements such as signage, street furniture, building styles can help create cohesion, memorable urban image. अब अगर आपकी सिटी में कंसिस्टेंसी है, हर जगह पर प्रॉपर बाउंड्री वॉल हो रखी है, प्रॉपर वहाँ पर बोल सकते हैं कि स्ट्रीट फर्नीचर अवेलेबल है, साइनेज अवेलेबल है, लोगों में बोर्ड लगे होते हैं ना बड़े बड़े कि हाँ फतेह सागर 3 किलोमीटर दूर, दिस झील, ये लेक है, ये 2 किलोमीटर दूर है ना, ये 2-3 किलोमीटर दूर है। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोगों को एक कंसिस्टेंसी दिखे और लोगों को इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। कोहेरेंस इन डिजाइन प्रिंसिपल एंड एस्थेटिक्स कैन मेक द सिटी मोर रिकॉग्नाइजेबल। अब आप इस टाइप से कोहेरेंस क्रिएट करेंगे तो वो सिटी को और ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ यार वहाँ बोर्ड लगा होगा तो बस जाते जाना, वहाँ बोर्ड से जो डायरेक्शन प्रॉपर मिलते जाएंगे, है ना। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस का भी हमें ध्यान रखना है। सिटीज विद रिच हिस्ट्री और यूनिक कल्चरल हेरिटेज शुड बी सेलिब्रेट एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल एसेट। तो उनको उस जैसे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में गणगौर सेलिब्रेट होती है ना, मैं राजस्थान से ही हूँ तो मेजरली तो गणगौर सेलिब्रेट होती है। बहुत सारे ऐसे जो कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। उदयपुर में महाराणा प्रताप की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप यूपी का पढ़ रहे हैं तो यूपी में भी आपके ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच होगी, भले इलाहाबाद हो, संगम हो, है ना, इस टाइप से जो कृष्ण जन्मभूमि हो, राम जन्मभूमि हो, तो उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है वो बना रहना चाहिए। हिस्टोरिकल कल्चरल डिस्ट्रिक्ट एड डेप्थ एंड कैरेक्टर टू द अर्बन एनवायरनमेंट। तो वो हिस्ट्री की वजह से क्या होता है कि उस अर्बन एनवायरनमेंट में एक डेप्थ क्रिएट होता है, हर जना वहाँ पर जाए। पब्लिक आर्ट एंड स्ट्रीट फर्नीचर। पब्लिक आर्ट
इंस्टॉलेशन, स्कल्पचर, मूरल्स एंड वेल डिजाइन स्ट्रीट फर्नीचर कैन कंट्रीब्यूट टू विजुअल इंटरेस्ट एंड इमेजिबिलिटी ऑफ द सिटी। पब्लिक आर्ट और स्ट्रीट फर्नीचर जो है मैंने बोला ना आपको कि हमें कुछ स्कल्पचर्स, बढ़िया बढ़िया मूर्ति, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग, स्ट्रीट फर्नीचर जो हैं, जो हाईवे हैं, जो फ्लाईओवर है उनके नीचे अच्छी डिज़ाइंस, इस टाइप की हमें चीज़ें बनानी पड़ती है ताकि उससे एक अच्छी इमेजिबिलिटी आए, सुंदरता दिखे, जो कि उस एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे आप बात करते हैं कहीं पर भी आप जाएं, जैसे गुजरात में आप जाते हैं तो गुजरात में क्या होता है कि वो कल्चरली अपनी जो कल्चर है उसको वहाँ पर ड्राइंग के रूप में शो करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में अपना कुछ नहीं बिगड़ता है, ये सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही काम करता रहूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।